हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं टेस्ट 6 का सिलेबस आज। तो चलो देखते हैं। ये टेस्ट हमें पहले तो सॉल्व करनी है। आज हमने टेस्ट मतलब फिफ्थ टेस्ट जो थी वो आज हमने सॉल्व की है। तो अभी 5 नवंबर पे हम एक दूसरी मतलब 6 नंबर वाली टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और उसका सिलेबस है। ये विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसका सिलेबस है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए बहुत ही बेहतर है ये। तो प्लीज़ रिलीजियसली फॉलो करें और जिस डे पे मैंने बोला है आपको उसी डे पे आप टेस्ट सॉल्व कर लो। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, फिर भी आप टेस्ट सॉल्व कर लेना। अगर टेस्ट स्किप करोगे तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और टेस्ट से हमें बहुत कुछ पता चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बट टेस्ट जरूर देना, उससे प्रैक्टिस हो जाती है। हमारा माइंड वैसे ही मतलब हमें पता चलता है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। हमारा नॉलेज भी चेक होता है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। उससे उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है। जो 2026 पे प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए अभी से आप टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सिलेबस ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है 10 सिलेबस, यहाँ पे थोड़ा सा इलेबरेट किया है और यहाँ पे सोर्स बताए हुए हैं। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की सोर्स अगर देखोगे, हालांकि जो प्रीलिम्स का वेटेज है आजकल का, आप देखोगे कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। वो भी ऐसे उटपटांग, इस बार तो बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन पूछे थे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो इंसिडेंट हुआ था, फायर इंसिडेंट, तो उसके उसके जो कन्विक्ट हुए थे तो उनके लिए कौन केस लड़ रहा था, उस वकील का नाम पूछा गया था। तो बेसिकली हमें इतना डिटेल में नहीं पता होता है। जब पता है तो सॉल्व कर देना, अगर ऐसे क्वेश्चन पता नहीं होता है तो स्किप कर देना है, बेहतर रहता है। निगेटिव में नहीं जाना होता है। ठीक है। जो चोरा चोरी, हाँ सॉरी, उस इंसिडेंट का नाम याद नहीं आ रहा। चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था ना, तो उसमें जो कन्विक्ट हुए थे उनके लिए कौन कौन केस लड़ रहा था, तो ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि इतना डिटेल नहीं पता होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले पीवाईक्यू भी देख लेना, पीवाईक्यू देखना भी बहुत जरूरी है। मैं सोच रही हूँ कि पीवाईक्यू के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, काफी लोग फॉलो करते हैं, बट देखो यहाँ पे मैं अगेन आपको बताऊंगी कि एक ही सोर्स फॉलो कर लेना तो बेहतर रहेगा। आप जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक ही बुक को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, उसका आउटपुट अच्छा ही आएगा। न्यू एनसीईआरटी यहाँ पे दे रखी है, क्लास जो है ट्वेल्थ वाली, थीम्स इन इंडिया पार्ट 3 जो है। नहीं होगा तो डाउनलोड कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आई विल प्रोवाइड ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे बिपिन चंद्रा की बुक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हो। या कुछ लोग स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, मैं स्पेक्ट्रम फॉलो करती हूँ, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर लेना। विजन का एक क्विक रिवीजन मॉड्यूल है हिस्ट्री का, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपको करना है ऐसे तो। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं सिलेबस। ये तो हमने सोर्स देखे कहाँ से पढ़ना है, तो अब हम सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे इंडिया अंडर ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो ईस्ट इंडिया के अंदर इंडिया था उस टाइम पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, और ये सब हमें यहाँ पे शुरुआत से देखना है। ये हमें पॉलिटी में भी काम आ जाता है, क्योंकि पॉलिटी का भी जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसी से स्टार्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रगल अमंग यूरोपियंस, पावर इन इंडिया, तो यूरोपियंस कौन कौन से थे, कैसे आए थे, PDEF है। ठीक है, पहले पोर्तुगीज आए थे इंडिया में, फिर कौन आए थे, डच आए थे, राइट, फिर इंग्रज आए थे, फिर और एक इसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, और फिर लास्ट में फ्रेंच आए थे। ठीक है, फ्रेंच जो है लास्ट में आए थे, लेकिन फर्स्ट गए हैं फ्रेंच। जो लास्ट में आया था वो फर्स्ट ही चला गया था। ठीक है, इस डी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी आपको, अभी नहीं याद आ रहा मुझे। तो इस तरह से मैंने याद रखा था, PDEDF ऐसे, तो आसान रहता है कि कौन पहले आया था। तो ये यूरोपियंस, अभी यूरोपियन पावर्स थी, तो इनमें भी खुद में स्ट्रगल चल रहा था, इनके बीच में बैटल्स हो रखी है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा मतलब कौन किसके साइड से था, जो अंग्रेज थे उनके साइड पे कौन था, पोर्तुगीज थे उनके साइड पे कौन था। तो ये यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको भी ये लड़वाते थे आपस में। तो ये अगर मान लीजिए जो ये भामनी किंगडम है और नीचे यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है, ठीक है, तो इन दोनों को आपस में लड़वाते थे। और इधर से अगर भामनी के साइड से अंग्रेजों ने जो इंग्लिश है उन्होंने अगर यहाँ इधर की साइड ले रखी होगी, तो विजयनगर वाले की साइड कौन लेगा, पोर्तुगीज वाले लेंगे। तो इस तरह से ये आपस में लड़वाते थे, जो नेटिव राजा थे यहाँ के, तो उनको लड़वाते थे आपस में। तो ये उसका स्ट्रगल था। फिर ये आपस में भी लड़ते थे पावर के लिए, इनकी जो फैक्ट्रीज लगी रहती थी सूरत में, पौंडीचेरी में, तो ये इसके लिए भी अपनी ये बैटल्स करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट्स एंड चार्टर्स है। चार्टर जो होते हैं वो खास करके बिजनेस के लिए माना जाता है, मतलब ट्रेड के लिए। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट मतलब पहले ही कोई कानून है और उसमें कुछ चेंजेस कर दिए तो वो रेगुलेटिंग एक्ट बन जाते हैं। और यहाँ पे फिर ये बड़ा फेमस है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें बहुत फर्स्ट टाइम लाया गया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया गया था कि मतलब उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर हस्तक्षेप किसने किया था, तो जो इंग्लैंड की क्वीन थी उनका हस्तक्षेप हुआ था इसके अंदर। थोड़ा कभी कभी शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में ना अटक जाते हैं हम।
पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग, इसमें जो ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, इसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1773 लाया गया था। फिर चार्टर एक्ट 1784 का, फिर चार्टर एक्ट आया था। अगेन कितने चार्टर एक्ट आए देखो, 1784 का, 1793 का, 1813 का, 1833 का, फिर 1853 का, मतलब 5 जो है यहाँ पे चार्टर एक्ट आए थे। तो हर चार्टर एक्ट में क्या इन्होंने नया लाया था, तो इसके बारे में देखना होता है। यहाँ पे देखो इंडियन किंगडम्स इन 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी में कौन से किंगडम थे, मराठास थे, पंजाब था, मैसूर था, हैदराबाद था। तो ये 18th सेंचुरी में ये किंगडम थे। कभी कभी ऐसे भी पूछा है प्रीवियसली यूपीएससी ने कि जो 11th सेंचुरी जो थी, 11th सेंचुरी में तो वहाँ पे कौन से किंगडम थे, तो किंगडम की लिस्ट दे रखी थी और यहाँ बताओ यहाँ पे 11th सेंचुरी में कौन से किंगडम थे। तो थोड़ा मैप भी देखा करो, जब भी पढ़ते हो थोड़ा मैप भी देखा करो कि हाँ कौन से टाइम पे कौन से राजा मतलब कौन सा किंगडम हुआ करता था। तो यहाँ पे ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सबऑर्डिनेट अलायंस, ये कुछ इनकी एक्सपेंशन वाली पॉलिसीज थी। तो इसीलिए तो रिवोल्ट हुआ था 1857 वाला, इनकी ऐसी हरकतों की वजह से। इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी कैसी थी, देयर इम्पैक्ट्स, इनकी एकदम एक्सप्लॉइटेटिव इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और उसके रिप्रकर्शन कितने देखते थे, लगभग आई थिंक 12 टाइम्स यहाँ पे बाढ़ नहीं सूखा पड़ गया था, उससे जो है सूखा ड्रॉट ये सब आता रहता था। लेकिन यहाँ पे ना भूखमारी 12 टाइम्स हो चुकी थी। इनकी इस तरह की पॉलिसीज हुआ करती थी कि वो डायरेक्टली जो नेटिव लोग होते थे उनको ही उसका परिणाम देखना पड़ता था। ये तो आराम से रहते थे, बहुत करप्ट थे। ईस्ट इंडिया के जो ऑफिसर लोग थे बहुत ही ज्यादा करप्ट थे, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट है वहां से कर्जा भी लेते थे, ये कि हमें पैसा चाहिए, हमारी तो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है डूबने के कगार पे आ रखी है तो हमें पैसा दे दो, तो उधार वहां से लेते। लेकिन इनके पास इनके ऑफिसर, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत कबड़ा हो चुकी थी लेकिन उसके ऑफिसर बहुत आराम से रहते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एजुकेशन पॉलिसीज इनका एक बेनिफिट हुआ क्योंकि इनका भी मतलब था, बिना मतलब कि ये कुछ नहीं करते थे, इनका भी मतलब था, इनको भी कोई ना कोई चाहिए था कि हाँ हमारी बातें समझे, करे, ऐसे हमारे काम आ जाए, इस तरह, इसीलिए इन्होंने एजुकेशन पॉलिसीज भी लाई थी। देखो जब भी इंग्लिश वाली बात आती है ना तो हमेशा माइंड में ये रखना है कि जो अंग्रेज थे वो बिना बेनिफिट, उनका अंग्रेजों का बेनिफिट देख के ही काम किया करते थे। इंडिया में उन्होंने रेलवे लाई, उनका मतलब था इसलिए लाई, ना कि इनको इंडियन लोगों की प्रति कोई इनको सहानुभूति थी, ऐसा कुछ नहीं था, इनका अपना खुद का मतलब था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट होने शुरू हो गए थे 19th और 20th सेंचुरी में। आपको ये काफी दिखाई देगा सोशियो रिलीजियस, क्योंकि अवेयरनेस आ चुकी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो लोगों में अवेयरनेस आई थी, तो ये सब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो रखी थी। तो जैसे कि आर्य समाज था, ब्राह्मो समाज था, एटसेट्रा। इनके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, आने के चांसेस भी है। यहाँ इस साल वो तो अभी 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो रखी थी, तो यूपीएससी ने 2025 में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो जैसे भी अगर अभी 2026 चल रहा है तो मान लो 1926 में क्या हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है। अगर 100 ईयर्स किसी घटना को हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। फिर यहाँ पे चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858, काफी चेंजेस आए थे। 1857 का जो रिवॉल्ट हो रखा था उसके बाद काफी चेंजेस आ रखे थे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1858 काउंसिल एक्ट आने शुरू हो गए थे, 1861 और 1892 और फिर एक 1909 ये काउंसिल एक्ट है। फिर इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने शुरू हो गए थे। ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अप टू 1885, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट 1837-36 के आसपास ही ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो चुके थे। लेकिन अगर पावरफुल देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस जो यहाँ पे आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो 1885 में आई थी, ठीक है। फिर फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यही 1885 को हुई थी। तो मॉडर्न फेज यहाँ यहीं से स्टार्ट होती है 1885 में और 1905 में, यहाँ पे मॉडर्न फेज स्टार्ट होती है। मॉडर्न लीडर भी आपको पता हो, मॉडरेट कौन थे मॉडरेट, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट, ये मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ करो या ना करो क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में। और जो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए थे जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये हुए थे ना, तो इनके बारे में अच्छे से करना है कि अगर ये मूवमेंट हुए तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, मतलब उसका रिजल्ट में क्या निकल के आया, ये हमें देखना होता है। अगर ये मूवमेंट हुए तो उसके भी रीजन क्या थे, तो ये हमें आंसर राइटिंग में भी काम आ जाता है इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो। यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड टेररिस्ट मूवमेंट, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। कहाँ से जब कर्जन आया था ना, कर्जन का आई थिंक 1899 से लेके 1905 तो कर्जन था, आई थिंक, मैं आई एम नॉट श्योर कि 5 है या 4 है, लेकिन इतना यही ड्यूरेशन था उसका कर्जन का। जो कर्जन आया था ना तो उसी टाइम से ही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी। हालांकि इसको जो अंग्रेज है उसको टेररिस्ट बोलते थे, लेकिन हम तो रिवॉल्यूशनरी बोलेंगे ना, हमारे लिए तो वो हीरो ही थे।
फिर यहाँ पे देखो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एक्ट, सभी चार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर, एक एक डिटेल आपको चाहिए, करनी चाहिए। यहाँ पे लखनऊ पैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। होम रूल मूवमेंट, इसमें भी देखो होम रूल में ना, पहली होम रूल मूवमेंट जो है ये 1916 में हुए थे ना, तो 1916 में अप्रैल में जो आई थी वो लोकमान्य तिलक की आई थी, और जो लेटर सितंबर या अक्टूबर के बीच में आई थी वो एनी बेजेंट की थी। तो ये आपको होम रूल में थोड़ा सा याद रखना है। फिर मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, तो ये क्यों आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, यहाँ पे भी काफी रिफॉर्म्स आए थे, जैसे डायर की आई थी जो कि प्रोविंशियल लेवल पे लाई गई थी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइकैमरलिज्म भी आया था, ठीक है। यहाँ पे वोटिंग के राइट्स भी दे रहे मतलब, लेकिन उनके प्रॉपर्टी कितनी है उसके अकॉर्डिंग उनको वोटिंग का राइट दिया जाता था यहाँ पे। तो ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये आप यहाँ से कर लेना। खिलाफत मूवमेंट देखा जाए तो इसके लीडर आपको पता होने चाहिए कौन से अली ब्रदर थे खिलाफत मूवमेंट में, तो वो आपको याद रखना है 1920 एंड 2022, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था 5 फेब 1922, गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। इसके अंदर जो भी लीडर्स थे, उसके बाद जैसे भी कांग्रेस में काफी चेंजेस आए, नो चेंजर्स थे, लीडर का भी अपना एक अलग ही था, तो उस टाइम पे आप अच्छे से देख लेना। लेफ्ट मूवमेंट अगर यहाँ पे देखा जाए, लेफ्ट और राइट, तो वो आप देख लेना। सेकंड फेज है यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एंड टेररिस्ट, तो ये सेकंड फेज चल रही है यहाँ पे। इसके बाद 1930 के बाद रिवॉल्यूशनरी बचते ही कहाँ है, जो हमारे भगत सिंह है उनको फांसी पे चढ़ाने के बाद फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पे एंटी साइमन कमीशन था, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो चुकी थी, लाठीचार्ज हुआ था यहाँ पे, तो इसी के लिए भगत सिंह जी ने वो मतलब बॉम्ब फेंका था दिल्ली में कि हम भैरों को सुनाने आए हैं और ये सब। तो उनका बदला लेना चाहते थे वो, एक्चुअली लाला लाजपत राय की जान चली गई थी ना, तो इसका बदला लेना चाहते थे। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको देखने हैं ये, क्योंकि बार बार ऊपर आना नीचे आना ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे करंट अफेयर आप मार्च और अप्रैल के कर सकते हो। यहाँ पे अप्रैल के भी करोगे ना तो सफिशिएंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट्स आते हैं 1920 में। फिर लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में। तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फेज है ये। फिर सेकंड फेज में आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, क्योंकि फर्स्ट फेज देखो यहाँ पे जो थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो इसमें से जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि पहले से ही जो आयरविन और गांधी जी थे उनका पैक्ट बन चुका था 1931 में, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उनकी बात नहीं बनी, गांधी जी की जो डिमांड्स थी तो वो एक्सेप्ट नहीं किए, तो इसलिए उन्होंने बैकअप कर दिया और अगेन जाके वो सिविल डिसोबीडियंस वाली मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी, जिसको हम बोलते हैं कि सेकंड फेज वाली, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये करना है। फिर प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं और यहाँ पे कांग्रेस काफी मतलब यहाँ पे वोट जो है कांग्रेस को ज्यादा मिलते हैं और काफी जगहों से भी कांग्रेस अच्छी खासी इलेक्ट होके आती है, ठीक है। मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस 1937 में। स्ट्रगल इन द प्रिंसली स्टेट्स, तो यहाँ पे प्रजामंडल मूवमेंट भी हुई थी, जो प्रिंसली स्टेट वाला था। काफी लोगों को ये नहीं पता होता है, लेकिन इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हमें नहीं पता होती ना यूपीएससी वही पकड़ लेती है, छोटी छोटी चीजें। आजकल ऐसे ही हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था ना, 1939 पे सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। फिर नेशनल मूवमेंट्स जैसे कि ऑगस्ट ऑफर 1940 में लाया गया था। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940-41 में हुआ था। फिर क्रिप्स प्रपोजल आया था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में आई थी, देखो ये मार्च में आया था क्रिप्स, यहाँ पे भी याद रख लेना, मार्च में क्रिप्स प्रपोजल आया था। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो यहाँ पे 8 अगस्त को शुरू हो चुके थे। इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो एंड इंडियन नेशनल आर्मी, तो वो बनी थी, पहले से बनी थी इन्होंने, तभी मतलब 1938 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, आज भी चलता है शायद वो ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था इन्होंने। फिर बाद में इनको कुछ ऐसे लगा नहीं कि मतलब जो काफी चीजें चल रही थी उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और जो अंग्रेज है वो हमारी हेल्प मांग रहे थे इंडिया की। लेकिन तो ये जो सुभाष चंद्र बोस और ये सब था, तो उनको लगता था कि अभी इनको प्रेशराइज करना चाहिए ताकि ये हमें अपनी जो आज़ादी है वो दे देंगे। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नहीं, थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, इनका गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये अभी फिलहाल बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत ज्यादा संकट में थे ना उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये बहुत ही ज्यादा संकट में थे। तो गांधी जी को लगता था कि इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, पहले बातचीत कर लेते हैं। और गांधी जी ट्रस्ट करते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज है अपने भाई, उन्होंने तो जो उनका बोलते हैं ना कि सांप चाहे कितनी बार भी अपनी स्किन निकाल दे, खाल छोड़ दे, लेकिन अपना गुंधर्म नहीं छोड़ता वो, जब काटता है तो जहर ही छोड़ेगा ना। तो इस तरह से हालत थी उनकी।
खैर फिर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए हैं, रशिया चले गए, फिर वहां से कुछ नहीं हुआ तो वो फिर जापान चले गए, वहां पे अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, लोगों को इकट्ठा किया, फिर वो वापस इंडिया मतलब बर्मा से होते हुए आ रहे थे इंडिया में। तो ये कुछ कहानी है, ठीक है। तो कहा देखो हिस्ट्री को ना एक कहानी की तरह ही याद रखना चाहिए। मैंने काफी दिन से रिवाइज नहीं किया मॉडर्न हिस्ट्री को, आफ्टर प्रीलिम्स अभी तक मैंने टच भी नहीं किया है। तो लेकिन कहानी से आप देखते हो ना, कहानी बना के पढ़ते हो और खुद को भी एक कहानी बना के सुनाते हो ना, जो भी चीजें हो रही है उसको अगर मतलब जो भी इवेंट्स हो चुके हैं उसको अगर कहानी के तौर पे आप खुद को बताते हो ना हिस्ट्री में, तो काफी जल्दी और आसानी से आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था 1944 में, फिर देसाई लियाकत प्लान भी आया था, लेकिन यहाँ पे भी बात नहीं बनी थी। फिर वेवल प्लान आया एंड शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 1945 में, फिर भी यहाँ पे कोई बात नहीं बनी। फिर जनरल इलेक्शन इन इंडिया 1945 में किए गए, फिर नेवल म्यूटिनी हुई 1946 में, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया जहाँ पे हमें माउंटबेटन एक्ट भी आया था लास्ट में, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है इनके बारे में। जो भी कुछ एक ही सोर्स फॉलो करना, कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो ना एक ही फॉलो कर लेना और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। हो सके तो शॉर्ट 1 पेजर वाले नोट्स जो होते हैं वो बना लेना, क्योंकि एट द मोमेंट जिस भी मतलब 10-15 दिन पहले आप अच्छे से रिवाइज कर सको सभी चीजें इंपॉर्टेंट वाले। सो रिफॉर्म्स एक्ट्स कमिटीज जो भी बची है, कांग्रेस सेशंस हो, गवर्नर जनरल हो, वाइस रॉय हो, तो इसको भी करना है, इससे भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। अदर डायमेंशन अगर आप देखोगे तो साथ में ट्राइबल मूवमेंट्स भी हो रखी थी, पीजन मूवमेंट हो रखे हैं, दलित मूवमेंट्स हो रखे हैं, वुमेन मूवमेंट हो रखे हैं, रोल ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रेस पे काफी बैन लगाया जाता था इनके द्वारा। सो रोल ऑफ बिजनेस ग्रुप्स, इनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये भी आपको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि देखो इसको ना मुझे तो लगता है आपको मेंस के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। हालांकि मेंस में इसका वेटेज 1 या 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री से काफी अच्छी खासी क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में भी। लेकिन देखो हालांकि इस तरह मतलब इस साल का पेपर देखोगे ना तो आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। इवन लोग पहले बोलते थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री को आप छोड़ो, इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार आपने अगर देखा होगा तो अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। जिसने भी वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ के गया होगा ना इस बार मेंस में 2025 के, तो चांसेस कम ही हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है तो उसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो चीज़ें एटलीस्ट आपको ओवरऑल तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। मतलब जो भी आपको लगता है ना कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2026 में यूपीएससी नहीं पूछेगी, ऐसा थोड़ी होगा। हो सकता है पूछ ले यूपीएससी, फिर क्या करोगे अगर क्वेश्चन आए वहां पे। तो ईजी है, थोड़ा सा आपको अच्छे से रिवाइज करना है। देखो 5 नवंबर को मैंने बोला है, तो आपको मैं 4 नवंबर में जो इसकी टेस्ट है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप नेक्स्ट 5th डे पे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, प्लीज आप रिलीजियसली टेस्ट सॉल्व करना। धन्यवाद।